नमस्कार। हिंदी साहित्य संस्थान के इस पटल पर मैं नेहा शर्मा एक बार फिर से आप सभी का इस कार्यक्रम किरदार जिंदगी में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किरदार जिंदगी में हम एक किरदार चुन के लाते हैं, एक ऐसा नगीना लेके आते हैं जिसने समाज में, देश में बहुत कुछ किया है और उनसे उनकी जिंदगी की कुछ चर्चा करते हैं, कुछ बातें करते हैं। इसी बीच हम आपसे कुछ सवाल और इनसे जवाब मांगते हैं। तो आइए आज के आमंत्रित किरदार की तरफ चलते हैं, उन्हें पटल पर बुलाना चाहूंगी। आज हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय मोहम्मद इशहाक खान। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन हमारे इस पटल पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके संस्थान को भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार आपका समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। आज आपके बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे, आपकी जुबानी ही जानेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। उससे पहले मैं दर्शकों को कुछ थोड़ा सा आपके बारे में बताना ज़रूर चाहूँगी कि आप, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी ये दूरदर्शन कर्मी हैं, अभी वहाँ कार्यरत हैं और ये झारखंड से जुड़े हुए हैं। अपनी मिट्टी से इनका एक अनोखा प्यार है जो आपको हमारी बातचीत के दौरान ज़रूर महसूस होगा। उसके साथ-साथ मैं बताना चाहूँगी इनके परिवार के बारे में कुछ, जो उनके सगे छोटे चाचा थे। उनका नाम था स्वर्गीय मोहम्मद हनीफ खान शास्त्री, जिन्हें पद्मश्री संस्कृत विद्वान माने जाते थे, जिन्होंने गायत्री मंत्र पर शोध और तुलनात्मक अध्ययन किया है। इसके बाद इन्हें कौमी एकता सम्मान, दीनदयाल उपाध्याय विचार मंच सम्मान, ए नागराज राष्ट्रीय सम्मान, ग्राम रतन सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली अतिथि सम्मान जैसे कई सम्मानों से नवाजा गया है। इन सभी के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए इस बातचीत को शुरू करते हैं, इस यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा ज़रूर जानकारी चाहेंगे, तो इसके बारे में ज़रा हमें और हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। मेरा संबंध, जैसा कि आपने झारखंड बताया, तो झारखंड सीमावर्ती प्रांत है। एक तरफ झारखंड है, एक तरफ छत्तीसगढ़ है। तो मैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले का रहने वाला हूँ, जो कि आदिवासी बाहुल इलाका है। वहां तकरीबन 60% से अधिक आदिवासी इलाका है वो। और मेरे परिवार में अगर मैं बताऊं तो जो मेरे चाचा थे जी, 5 सदस्य थे, मैं दूसरा सदस्य रहा। और हालांकि 50-60 लोगों का मेरा खानदान है, लेकिन शिक्षा के माने में पिछड़ा परिवार, लेकिन जैसे तैसे मेरे चाचा आगे बढ़े और उन्हीं को अनुकरण करते हुए मैं आगे बढ़ा। और परिवार में को परिवेश को अगर समझती होंगी तो वहाँ की जो संस्कृति है, जो परंपराएं हैं, बहुत ही आपसी जुड़ाव से मतलब उनका संबंध रहता है। किसी को भी हम अगर बुलाते हैं तो एक रिश्ते से बुलाते हैं। वहां पर बहुत सुंदर जाति सूचक या उम्र के तो उनको नहीं बुलाता है, उनको नाम काका दादा ये कह के ही बुलाते हैं, चाहे कोई भी जाति हो, कोई भी हो, अपने आप में, पड़ोस में, चाहे गांव में। और गांव की सबसे बड़ी बात यह होती है कि हर एक इंसान हर एक को जानता है वहां पर गांव में। बिल्कुल सही बात कही। शहरी संस्कृति में तो ये होता है कि अगर हमारे तीसरे मंजिल पे ऊपर कोई और है, मैं ग्राउंड पे हूं, तो अगर हमें कोई मतलब नहीं है तो हमें कोई मतलब ही नहीं है कि वो क्या करता है, कहाँ जाता है, क्या उसका कारोबार है। तो ये मुझे जो ग्रामीण परिवेश की संस्कृति है बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जो अपनी कहानियों में, कविताओं में जो लिखता हूँ या जो रूपों को करता हूँ, मैं बारे में बता दूं तो आकाशवाणी में मैंने तकरीबन 1987-88 से लेकर 2015 तक हर अनुभाग में और हर विधा में कार्यक्रम प्रस्तुत किया है आकाशवाणी दिल्ली में।
क्या बात है! बहुत, बहुत खूबसूरत बात कही आपने और ये बिल्कुल सच बात कही है आपने कि जो गाँव की पृष्ठभूमि है और जो आजकल का शहर में जो जिस तरीके से लोग एक-दूसरे के साथ रह रहे हैं, आपने तीसरी मंज़िल का जो ज़िक्र किया है, बिल्कुल सही है। मैं तो कहूँगी कि जो बगल वाला इंसान जो हमारे बगल के घर में रह रहा होता है, आज मैं नोएडा में हूँ, तो ऐसे शहरों में हम किसी को नहीं जानते और जब तक काम नहीं पड़ता, हम शायद बातचीत भी नहीं करते और गाँव की यही सुंदरता है। छोटे शहरों की ये बहुत, बहुत बेहतरीन सुंदरता है कि हम हर इंसान, हर व्यक्ति एक-दूसरे को जानता है। एक रिश्ता है, हर इंसान का इंसान से और यही आपकी बातों में आपने हमें बताया है। बहुत, बहुत, बहुत खूबसूरत बात। तो चलते हैं पहले आपके साहित्य की तरफ। मैं जानना चाहूँगी कि साहित्य का जो प्यार है, जो प्रेम है साहित्य की तरफ आपका, क्या ये बचपन से था या समय रहते हुए कुछ ऐसा हुआ, कुछ ऐसी घटनाएँ हुई? कैसे आपका इस तरफ रुझान हुआ? इस बारे में बताएँ। साहित्य से जहाँ तक रुझान की बात है, तो बचपन से ही मैं रामलीला वगैरह देखा करता था, रासलीला देखा करता था, और जो अंताक्षरी विधा है जी। उसके लिए मैंने देखा तो मानस का, रामचरितमानस हमारे गांव में बहुत मतलब उस पाठ होता रहता है कि इसके घर में, उसके घर में, इस तरीके से कि आज पड़ोस के घर में है तो किसी और दिन किसी और घर में, तो वो पाठ करते करते और एक अंताक्षरी की लालच में मानस के तो मैं रटता करता था और पढ़ा करता था। क्या बात है! उस वक्त मैं इसकी गंभीरता को नहीं जानता था, मैं साहित्य को। जी। और स्कूल टाइम से ही जो स्कूल के कार्यक्रम होते थे तो हिस्सा ले, भाग लेना, और हास्य कलाकार के तौर पर भी मुझे मेरे साथ के लोग और गांव घर के लोग सब मानते थे, जानते थे। तो उससे मेरी रुचि बढ़ती गई। तो खुद से ही कविताएं बनाना, से चुटकुले इजाद करना जिससे कि लोग हंसे, और तो इस तरीके से। और चाचा जो मेरे थे, सगे छोटे चाचा पद्मश्री हैं, डॉक्टर मोहम्मद हनीफ खान शास्त्री, तो जी। वो जब संस्कृत की पढ़ाई करते थे तो उसके जरिए वो कई तरह की किताबें घर में ला के रख दिया करते थे। तो कभी कभी ऐसे रुचिवश उन किताबों को देखना, समझने में क्या है, और कभी ऐसा भी होता था कि उनके सहायता के लिए वो लेटे रहते थे, कभी उनके दिमाग में कोई ऐसी बात आई तो मुझे बताया कि मैं उनके साथ रहता था। और बड़े मजाकी के थे, काफी प्रसिद्ध व्यक्तित्व अपने इलाके में, हमारे सोनभद्र मिर्जापुर जिले में। तो उनको, उनका अनुकरण करते करते मेरी साहित्य से जो अभिरुचि है बढ़ती गई, और यहाँ पर राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में वो जो मानद यूनिवर्सिटी है, अभी भी है यूनिवर्सिटी, वो उसमें वो कार्यरत थे। तो उनका अनुसरण करते करते मेरी साहित्यिक अभिरुचि बढ़ती गई, और आकाशवाणी में, यही जी। पड़ोस में आकाशवाणी के बहुत से अधिकारी, दूरदर्शन के अधिकारी उनके थे, तो मैं अक्सर घर आता था, तो आकाशवाणी में आना जाना हुआ, और यहाँ पर आकर के मैंने कार्यक्रम प्रस्तुति के से जुड़ा। और एक पहले 22 अक्टूबर 1987 को मैंने एक वार्ता खुद लिखी और खुद उसे पढ़ा भी मैंने, मेरे क्या लिए मेरा देश। तो आकाशवाणी के अधिकारी ने और ने भी इतना उसे पसंद किया कि फिर मुझे वार्ताएं और कार्यक्रम मिलने लगे, और इस तरीके से मैं खुद भी लिखने लगा और प्रोग्राम भी बनाने लगा। तो इस तरह से मेरी जो साहित्य रुचि है बढ़ती गई, क्योंकि मैं ये भी सोचता था कि अगर मैं कुछ बोलूं, कुछ लिखूं, तो लोग क्यों सुनेंगे मुझे। तो इसलिए मैं जी। कुछ नया उसमें डालने की कोशिश करता था, कहीं लाइब्रेरी में बैठ करके कुछ नोट करके, कुछ लोगों से मिल करके, और कभी जी। चाचा से पूछ लिया करता था कि इसका क्या मतलब है, इसको कैसे पेश करूं, कैसे लिखूं। तो इस तरह से अगर हम बता आपको तो 1987-88 लेकर के जी। 2015 तक मैंने तकरीबन 3,500 रुपए बनाए हैं आकाशवाणी में, बहुत, बहुत हर सुंदर। अनुभाग में, हर विषय पर। तो क्या किताब की शक्ल में तो मेरी रचनाएं नहीं आई हैं, लेकिन अगर इनको मैं किताब की शक्ल में डालता
तो 2-4 बिल्कुल। किताबें पढ़ जाती हैं। तो इस तरीके से मेरी अभिरुचि बढ़ी हुई है, साहित्यिक मैं अभिरुचि। मैं उन किताबों को किताबों का नाम नहीं, मुझे लगता है ग्रंथ बन जाता है, जितनी जितनी आपने कहानियाँ, जितनी वार्ताएँ, जितना भी काम किया है, अगर हम उन्हें पन्नों में समेटे तो शायद एक ग्रंथ बन जाता है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने इतनी सारा साहित्य को पढ़ा है और आप साहित्य को इतनी तवज्जो देते हैं, इतना महत्व देते हैं। इसी बार आपने अभी आपकी बातों से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने संस्कृत के बारे में बताया और आपके घर में भी जो आपके परिवार चाचा। में भी थी चाचा, वो संस्कृत के शास्त्री थे। तो मैं पूछना चाहूँगी जब संस्कृत से आपकी जानकारी हुई तो वो आपके चाचा की तरफ से हुई ज़्यादातर मेरे हिसाब से। पर आपको संस्कृत पढ़ते वक़्त कुछ कठिनाई महसूस नहीं हुई? आपको नहीं लगा कि संस्कृत इतनी कठिन भाषा है या आपको बहुत ही सरल और सहजता से उसने आपने संस्कृत को और संस्कृत ने आपने दोनों ने एक दूसरे को आत्मसात किया? संस्कृत का ये जो प्रेम था, ये वहाँ से आया तो था, वो हम सबको पता चल चुका है, बट कुछ कठिनाई नहीं हुई? आपने आपने क्यों सोचा कि संस्कृत में ही वो रुचि इतनी कैसे आई? हमारे यूपी में शायद और भी प्रांत में हो ऐसा जी। कि हिंदी के साथ साथ एक संस्कृत एक विषय होता था, अनिवार्य संस्कृत। इस तरीके से अच्छा, उस संस्कृत अच्छा। की जो प्राथमिक जानकारी है वो हमें दी जाती थी। जी। और अगर कहेंगी नहीं और बताना है कि मेरे गांव में जब मैं जूनियर हाई स्कूल में गया तो वहां पर उर्दू के अध्यापक नहीं थे। अच्छा। और उर्दू के अक्षरों को जब मैंने देखा, जैसा कि मेरे घर में शिक्षित लोग नहीं थे तो उस हुँ, तरह से हुँ। मार्गदर्शन भी शुरू में नहीं मिला मुझे। तो उर्दू के जो हर्फ देखा मैंने, इतने बेतरतीब थे, वो आड़े तिरछे थे, उल्टे। और संस्कृत के मैंने जब अक्षर देखे तो सारे हिंदी के मुझे लगे। क्या उसी में बात! हलंत है, अनुस्वार है, अंग की जी। मात्रा है। तो मुझे बहुत ही हिंदी के करीब संस्कृत महसूस हुई। तो मैंने बिल्कुल। संस्कृत विषय में अपनी रुचि दिखाई और उसकी किसी तरह से और बेसिक जानकारी तो चाचा को से जाता ही है। जी, ये क्या बात है कि किस तरह आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के होते हुए भी आपके संस्कृत में और वो समानता जो आपने हिंदी से ली संस्कृत में, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और सच कहा है हमारे विद्यालयों में हमारे भी जब हम भी जब पढ़ा करते थे तो एक कक्षा तक शायद 7वीं 8वीं तक ही हम संस्कृत पढ़ते थे और लेकिन उसे उसका उतना महत्व नहीं दिया जाता था। और इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है, वो मैं आपसे पूछूँगी उससे पहले मैं हमारे साथ जो श्रोता जुड़ चुके हैं, जो अपना कीमती समय देके हमारे पास आए हैं, हमें सुनने, आपको सुनने, उनको अरे मैं उनको मेरा उनका नमस्कार। अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आदरणीय साधना जी, आदरणीय पुष्पलता जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, आदरणीय सागर जी जुड़ चुके हैं, आदरणीय सौम्या जी जुड़ चुकी हैं, आदरणीय संजय जी जुड़ चुके हैं और सभी आपको शत-शत नमन कर रहे हैं। बहुत सुंदर बातें जो आप बता रहे हैं, सबको बहुत मन भावन जो बातें हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं, सब आपके बारे में जान रहे हैं। तो मैं सवाल पे पहुँचती हूँ कि जो आपने बताया कि हिंदी से जो जुड़ता हुआ आपको लगा, संस्कृत आपको आसान लगने लगी, उस वजह से आपका संस्कृत में रुझान हो गया। आपके बारे में जब मैं पढ़ रही थी, तो एक सम्मान मेरे नज़रों के सामने आया, कौमी एकता सम्मान। इसके बारे में हम और हमारे दर्शक को थोड़ा-सा बताएँ कि ये कैसा सम्मान है, किस प्रकार का सम्मान मेरे गांव में कौमी एकता समिति है। है? जी। एक बहुत पुरानी, तकरीबन 30-35 साल पहले ये संस्था बनी है और इसमें कई तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। तो ये हर वर्ष किसी न किसी करते हैं और बड़े स्तर पर एक कवि सम्मेलन कराते हैं। तो अभी 2023 में तो कौमी एकता के लिए, हालांकि दिल्ली में रहते हुए मुझे 25-30 साल हो गए, जी। लेकिन जो गांव है मेरा, समय निकाल करके वहां जाना, वहां के कार्यक्रमों में हिस्सा लेना और वहां के उत्सवों में हिस्सा लेना, वहां के पर्वों में हिस्सा लेना और मार्गदर्शन करना और लोगों को जोड़ करके रखना, इस सब को देखते हुए 2023 में मुझे ये सम्मान दिया गया। और इसके जो अध्यक्ष हैं श्री रामलोचन तिवारी जी हैं, जी। तो उनके तरफ से मुझे बुलाया गया और ये सम्मान मुझे
2023 का कौमी एकता सम्मान। ये हमारे क्षेत्रीय सम्मान है एक तरह से, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ये कार्यक्रम होता है, जी, जी, जी। तो इसलिए काफ़ी मायने रखता है। जी। और हाँ, मैंने अभी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत से, इसमें मैं जानता हूँ उनको, जो श्रोता जुड़े हुए हैं उनको मेरा जी, प्रणाम है, उनका नमस्ते मेरी तरफ से। आप बोलिएगा। जी। जी। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको, और हमारी पूरे मन से, हमारे श्रोतागण और जो भी लोग आज सुन रहे हैं और आगे सुनेंगे, उन सबकी मन से गुज़ारिश है कि आपको ऐसे ही बहुत लगातार सम्मान मिलते रहें, आप ऐसा ही काम करते रहें। तो आगे चलते हैं, आपने कई बार बताया कि आपने बहुत सालों से लिख रहे हैं आप, साहित्य से जुड़े हुए हैं। तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि उस साहित्य में, आज के साहित्य में क्या आपको कुछ अंतर दिखाई देता है? जैसे आपने बताया कि आप दूरदर्शन में बहुत समय से कार्य कर रहे हैं। तो आज के समय में दूरदर्शन और जो पिछले शायद 20 साल पुराना या 23 साल पुराना दूरदर्शन में जो कार्यक्रम होते थे, क्या जी, उनमें कुछ बदलाव आया है? और अगर बदलाव आया है तो क्यों आया है? देखिए, पहले के जो दूरदर्शन कार्यक्रम होते थे, तो आकाशवाणी या दूरदर्शन की जो भाषा होती थी एक मानक भाषा के रूप में मानी जाती थी। या फिर कोई समाचार है, कोई बात है, तो लोग कहते थे कि अगर ये आकाश समाचार, तो मान्यता काफी अच्छी है। तो लोग इसके जी, एक तरीके से पैमाने के तौर इसकी भाषा, इसके कार्यक्रमों को मानते थे लोग, और उसी हिसाब से इसके जो समाचार वाचक होते थे, वाचिकाएं होती थी, उनका एक खास सीधा साधा सा उनका पोशाक पहनावा होता था, उनकी वेशभूषा भी वैसी होती थी, साधारण, लेकिन जो उच्चारण होते थे व्याकरण के हिसाब से, और भाषा बड़ी परिमार्जित होती थी, और वो मानक के तौर पर लोग अपनाते थे। जैसे हम अखबारों में संपादकीय पढ़ते हैं ना, जी, कि जी, जी। जी, संपादकीय की जो भाषा है वो अगर पढ़ ले तो जो समाचार वाचक है उसे किसी तैयारी की जरूरत नहीं, ऐसे ही लोग हुँ, बनते थे। तो दूरदर्शन में जितने भी पहले टेलीफिल्में बनती थी, प्रोग्राम बनते थे, उसमें मैं अक्सर उसकी शुरुआत और अंत, ओपनिंग के बारे में उससे लिखवाया जाता था, तो मैं लिखा करता था। और जो कहानियां होती थी उनको संवाद रूप में परिवर्तित करना, नाटकीय रूप में उसको डालना, ये भी मैंने काफी किया है। और ऐसे तमाम टेलीफिल्मों में मैंने सहयोग किया है। हमारे हालांकि बड़े अधिकारी के अंडर में मैं था, मैं कोई बहुत बड़ा अधिकारी भी नहीं हूँ में, लेकिन मैं चित्रहार देख रहा हूँ फिलहाल। तो अच्छा। हाँ, इस तरीके से जो भाषा में है, भाषा थोड़ा थोड़ा, और जो चैनल हैं, तो हमारे जो एंकर्स हैं या जो हमारे कार्यक्रम निर्माता हैं, कुछ प्रतियोगिता के नजरिए से वैसे का चयन करने लगे हैं, वैसे ही भाषा, कुछ शब्द उसमें पिरोने लगे हैं, जिससे कि दूसरे चैनल को हम अपने सामने रख सकें। और लोगों ने भी देखा कि जो सही है, जो उस तरीके के घटनाएं हैं, उस तरीके के समाचार हैं, तो लोग ज्यादा पसंद करते हैं। तो दूसरे चैनल में ये बहुत खूब होता है। जी, और हमारी आकाशवाणी की और दूरदर्शन की कुछ सीमाएं हैं, क्योंकि सरकारी संस्था है, तो हमें कुछ पता है कि हम दें तो सब या देश पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इन बातों का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना। जी। और जी। यही है कि आज जो दर्शक हैं या हुँ, श्रोता हैं दूसरे चैनल के या दूसरे जो एफएम के माध्यम है, उन जी। ज्यादा है, और दूरदर्शन आकाश थोड़े से कम हो गए हैं। लेकिन फिर भी जो हमारे पुराने लोग हैं अभी भी हमें चाहते हैं, हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये मैं आज के लोगों की तरफ से भी बताना चाहूँगी आपको कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एफ़एम, मेरे जैसे भी बहुत लोग हैं जो अभी भी आकाशवाणी को उतना ही प्यार देते हैं, और उसकी सादगी सादगी की जो मिसाल उसने कायम करी है, वो कोई एफ़एम नहीं ले सकता। उसकी जो सुंदरता है, उसकी सादगी में ही मुझे लगती है। और जब हम आकाशवाणी की बात करते हैं, दूरदर्शन की बात करते हैं, और आज भी जब उसके कार्यक्रम, जो पुराने कार्यक्रम थे, उनकी चर्चा आज के समय में भी होती है,
और यही उसकी महत्वता को बताता है कि कितने महत्वपूर्ण थे वो सारे कार्यक्रम, सारे जितने भी वहाँ वार्ताएं होती थी, जितनी भी बातें होती थी, जो भी हम उनसे सीखते थे, वो आज के समय में भी पूरी तरीके से उपयोगी होती है। आप भाषा का आपने ज़िक्र किया, उसी से मैं एक जुड़ा सवाल ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी कि जो भाषा जो मैं कह सकती हूँ शायद उसकी थोड़ी खराबी आ रही है, जो खराब होती जा रही है, जो उसका स्तर जो फ़र्क आया है, गिरावट मैं नहीं बोलूँगी, जो स्तर में फ़र्क आया है, उसकी क्या वजह आपको लगती है? और उसके साथ एक जुड़ा सवाल ये भी है कि संस्कृत से चूँकि आपका बहुत रुझान है, जो बहुत प्रेम है संस्कृत से, उससे जुड़ा मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि आज के समय में आपके अनुसार संस्कृत का कितना महत्व है और समाज में उसकी कितनी उपयोगिता है? और क्या वो मुकाम संस्कृत को मिल पाया है अभी तक, जो उसे मिलना चाहिए? देखिए, जहाँ तक आपने भाषा की बात की कि फ़र्क पड़ता जा रहा है शब्दों के उसमें चयन में जी, और जी। भाषा विन्यास में, तो बहुत सारे ऐसे शब्द आकर के घुलते-मिलते जा रहे हैं हमारे साथ और हम भी सोचते हैं कि शायद इस भाषा, इस शब्द को अगर हम अपने इस वाक्य विन्यास में अगर वहाँ पर पिरो देते हैं, तो शायद इसका प्रभाव ज़्यादा होगा। और अब एक तरीके से किसी भी कार्यक्रम को एक समाचार से देखा है और यही वजह है कि समाचार को प्राथमिकता इन दिनों मिल रही है और बाकी कार्यक्रम है वो गौड़ होते जा रहे हैं। तो पहले समाचारों में सीमित अवधि में हर तरह के समाचारों को पूरा कर लेता था, लेकिन अब एक ही घटना को लेकर आधे घंटे, पौन घंटे तक, 1 घंटे तक चर्चाएं होती हैं, उसी को खींचतान करके लंबा किया जाता है। तो अब उसी के हिसाब से शब्दों का भी चयन करना पड़ता है कि उसका विस्तार हो और वजनदार शब्द रखना चाहते हैं लोग, लेकिन जो साहित्यकार होता है या जो शब्दों के मर्म को समझता है, देखिए हर शब्द के अपने संस्कृत हैं, अपनी एक होती है हर शब्द, उसे यहाँ पर पिरोया जाता है तो कभी कभी साहित्यकार को खटकता भी है कि यह शब्द यहाँ पर नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसे स्थापित किया गया है। तो ये एक तरह से वर्तमान की देन ज्यादा उसमें वजन पैदा करने के लिए, ज्यादा सनसनी पैदा करने के लिए ऐसी जो संरचना है वो की जाती है। और संस्कृत की बात तक आपने जो मुकाम मिला है कि नहीं, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि गीता में एक श्लोक है, जी। इदम ते काय न भक्ताय कदा न चाचु श्रुषवे वाच्यम नचमा योभ्य सूयति। गीता का श्लोक है कि जो तपस्वी न हो, जो गीता को सुनने की इच्छा न रखता हो, जो उसमें आस्था न हो और जो उसके मर्म को समझता न हो, उसके सामने ये कहानी नहीं कहनी चाहिए कि जो भगवत गीता का जो पाठ है उसे नहीं कहना चाहिए। तो शायद आज से 50 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले मैं अगर कहूं तो इस स्थापित किया गया कि लोगों के सामने इन चीजों को नहीं करना चाहिए। तो शायद इसलिए संस्कृत खुल करके लोगों के बीच, लोगों के सामने नहीं आ सकी थी। लेकिन इन दिनों इसके जो कहावत हैं, जो मुहावरे हैं संस्कृत के, छोटी छोटी जो इसकी के माध्यम से हम अपने चाल में उसको प्रयोग करते हुए अगर सामने लाएं तो इसको और मिलेगा। और जहां तक कि रामायण है, भागवत, वेद, पुराण है, तो इनमें बहुत सारी ऐसी शुक्तियां हैं, उनको अगर ला करके, और यही हमारे चाचा ने भी किया है, वेद और पुराणों पर भी उनकी करीब 10-12 किताबें हैं टोटल संस्कृत बेस्ड। और जी। से हमारे हदीस से जो कुरान के वैकल्पिक कुछ रचना बोलते हैं, तो हदीस में, कुरान में जो बातें हैं, क्या वो वेदों में, पुराणों में हैं कि नहीं है? तो सब कुछ बातें हैं, तो उनकी साम्यता कहां पर है? तो हर भाषा के जो विद्वान हैं ऐसा कर सकते हैं कि संस्कृत के जो
ज्यादा क्लिष्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सूक्तियां हैं, ऐसे श्लोक हैं जो उनको साधारण तरीके से के बीच रखा जा सकता है, चाहे वो पाठ्यक्रम के माध्यम से हो या फिर का अलग से मतलब पाठ्यक्रम स्थापित करके कराया जाए। तो इस महानो ये नगतः सब था, ये कहावत है कि अगर जो महान लोग हैं उनके रास्ते चलना चाहिए, ये है। फिर दुर्गेशु च सर्वरम सर्पो जन सर्वक्षति कालेन अस्तु पदे पदे, कहावत है एक तरीके से कि जो दुर्जन है वो कदम कदम पर डसते हैं, लेकिन जो सांप है उससे कहीं श्रेष्ठ है वो सांप, सर्प, क्योंकि वो समय आने पर, एक काल आने पर ही डसता है। तो इस तरीके से कहावतों को हम और मुहावरों को, छोटी छोटी कहानियों को संस्कृत के अगर हम सामने पटल पर लाएं, चाहे वो किसी भी माध्यम से लाएं, तो संस्कृत को जो इसका छिपा हुआ मतलब इसके गुण है, छिपे गुण है, वो सामने हैं। और संस्कृत के अगर विधा को थोड़ी जानकारी होती जाएगी तो अपने आप हमारी रुचि बढ़ती जाएगी कि हम इससे और आगे जाने। फिर रुचि बढ़ेगी तो हम जानेंगे कि भगवत गीता में क्या है, इसको हम समझें, रामायण में क्या है, इसको समझें, वेदों पुराणों में क्या है, इसको समझें। और मुझे सौभाग्य ये है कि चाचा की वजह से ही घर में सारे ग्रंथों का, सारे पुराणों का और वेदों का मिल चुका है। क्या बात है, बहुत बहुत सारी जानकारी आप दे रहे हैं, और भाषा से जो प्रेम है आपका वो आपकी बातों में पूरी तरीके से हम सभी को दिख रहा है, हम सभी तक पहुंच रहा है। उसके लिए बहुत बहुत आभार आपको, बहुत बहुत साधुवाद आपको। बीच में मैं फिर से एक बार श्रोताओं की तरफ जाना चाहूंगी, क्योंकि कार्यक्रम के बहुत ही जरूरी है हमारे श्रोतागण जो अपना समय निकाल के हमें सुन रहे हैं। हमारे साथ आदरणीय संगीता जी जुड़ चुकी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है संगीता जी। आदरणीय विनीता जी जुड़ चुकी हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक सवाल आया है आपके लिए, तो मैं उसे जरूर लेना चाहूंगी कि जिन किताबों की अभी आपने बात करी है, जो 12 किताबें जो आपने शायद बात करी है, उन्हीं के बारे में शायद सवाल पूछा गया है कि क्या वो कविता, ये जो किताबें हैं वो कहीं उपलब्ध हैं, कहीं ऑनलाइन उपलब्ध हैं, वो आप बताना चाहेंगे? हाँ, चाचा की किताबें ऑनलाइन और ये अमेज़न पर वो उपलब्ध है वो किताबें। और एक किताब मेरे पास भी है, ये भागवत गीता और कुरान, ये चाचा की पुस्तक है, भागवत गीता। तो इसमें गीता में ऐसे कौन सी बातें हैं और कुरान की ऐसी कौन सी बातें हैं जिनमें शामिल है जी, तो इसे स्थापित किया है इन्होंने, मेरे चाचा ने इस पुस्तक में। डॉक्टर मोहम्मद हनीफ खान शास्त्री जो 2019 में पद्मश्री हुए थे, लेकिन 26 जनवरी 2020 को ये नहीं रहे, ये बड़ी अफसोस की बात है। तो इनकी अभी किताबें कुछ अधूरी सी रह गई हैं, तो उनमें से एक ये है। फिर गीता और कुरान है, और वेदों में मार की बात और जो धार्मिक युद्ध हुए हैं उन पे है। इस तरीके से 10-12 की है। और सूर्य फातिहा और गायत्री मंत्र, इस पे तो विशेष इनकी वो है, जो गायत्री मंत्र है उस पे जैसा कि बताया था पहले कि इन्होंने शोध किया है इस पे। और अल्हम्दुलिल्लाह जिसके बिना नमाज नहीं होती उसमें और गायत्री मंत्र में एकदम साम्यता है। 7 चरण उसमें भी है, 7 चरण इसमें भी है, और सातों के जो मायने हैं, मतलब हैं, वो लगभग से हैं। तो इन्हें इसको उन्होंने स्थापित किया है। और इसी तरीके से रामचरितमानस का भी मुझे है, और कुछ जब सुनाता था तो जैसे आपको अच्छा लग रहा है वैसे ही और जगह भी लोगों को अच्छा लगता था, तो मुझे रुचि बढ़ती गई कि मैं इसका भी अध्ययन करूं और उसमें से सीखूं कि ऐसी कौन सी बात है। जी। तो मैं अक्सर चाचा कभी जाया करते थे तिहाड़ जेल में अपना लेक्चर के लिए। जी। और वो व्यस्त है, फिर मुझे जाने का मिला, मुझे भेजा, परिचय कराया वहां पर, तब गया था वहां पर। जी। तो सबने जो कैदी होते हैं वहां पर वो भी बड़े जानकार टाइप के होते हैं वहां कुछ कैदी। तो उन्होंने कहा था, एक सवाल मेरे से किया कि
हर काम ईश्वर कराता है, और ये बात सभी शास्त्रों में ये बात कही गई है और सारे विद्वान भी कहते हैं। तो जी। जो हमसे गलतियां हुई हैं, क्या पता कि ईश्वर ने ही वो कराई हो, लेकिन फिर भी हम सजा भुगत रहे हैं। जी। तो ये ऐसा, इस चीज को प्रशासन क्यों नहीं देखता कि हमने जो कुछ किया है शायद ईश्वर ने ही कराया होगा। जी, क्या तो वहां बात है। पर अब वहां पर मैं समझा कि अब इनको जवाब दूं। दिमाग में बात कि ईश्वर ने सबसे पहले बुद्धि का निर्माण किया है, सबसे पहले बुद्धि का निर्माण किया है, फिर उसने आंख का निर्माण किया है, फिर नाक का निर्माण किया है, फिर मुंह किया है, हाथ पांव का निर्माण किया है। तो क्यों ना हम किसी घटना को घट देखते समय या करते समय क्यों ना पहले दिमाग का इस्तेमाल करें कि वो कितना सही कितना गलत है। हम क्यों ना क्या अपने आंखों का इस्तेमाल करें कि हम कितना गलत देख पा रहे हैं, कितना सही देख पा रहे हैं। और जो हमारी इंद्रियां सूंघने की जो है मुंह से, कितना सही बोल पा रहे हैं, कितना सही कह पा रहे हैं, कितना सही सुन पा रहे हैं। इसके बाद हमारे हाथ पांव के रोल आते हैं उसमें कि हम गलत कर रहे हैं। जी। तो क्यों ना उस बुद्धि का इस्तेमाल करें। समझाया तो इसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट हुई और बहुत ही मतलब मुझे शांति मिली, अच्छा लगा। बिल्कुल, बिल्कुल। सबकी जिज्ञासा अ, पूरी शायद कर रहे हैं आज आप। बहुत सारी ऐसी बातें बता रहे हैं जिससे जो कुछ सवाल होते हैं लोगों के मन में, जिनके उत्तर शायद वो शायद ढूँढते भी नहीं हैं और उन्हें मिलते भी नहीं हैं। तो मुझे लग रहा है जो आपने किताबें आज बताई हैं और जो आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि बहुत सारे जवाब मिले होंगे हमें, और जिन जवाबों की खोज में हम हमेशा कुछ लोग रहते हैं, उनके उत्तर, उन सवालों के उत्तर आपको उन किताबों में ज़रूर मिलेंगे। तो बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं आपने कि एक जगह कुरान और गीता के बारे में जहाँ बात हो रही है, उससे सुंदर और क्या बात हो सकती है। तो शायद आप जो श्रोता ने और हम सभी ने जान लिया है कि ये किताबें उपलब्ध हैं और आप ज़रूर इन्हें पढ़ें, और बहुत सारी जानकारी, चाचा बहुत ही अच्छी। चाचा की किताबें, जी। चाचा की किताबें हैं, जी, मेरी जी, लिखी जी, हुई जी। नहीं है, हाँ जी, हाँ चाचा जी, की। हाँ जी। ज्ञान है आदरणीय, ज्ञान है वो आपका हो या कहीं और का भी हो, ज्ञान बहुत ज़रूरी है। जो बातें आपके चाचा ने लिखी हैं, हमें आज आपके द्वारा हमें पता चल रही हैं। यही जीवन में होता है कि हमने आज जो सीखा है, हम आगे कैसे आगे पहुँचाएँ। तो इन्हीं बातों के चलते हुए इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं पूछना चाहूँगी कि आपने बताया कि आप लिखते थे, आप वार्ताएँ लिखते थे, आपने सब विषयों पे लिखा है। बट आपका सबसे पसंदीदा क्षेत्र क्या है? आप क्या ऐसा है जो आप जिस पे बारे में आप बहुत ज़्यादा लिखना चाहते हैं और शायद लिखा भी है? तो आपका कोई पसंदीदा ऐसा क्षेत्र है, उसके बारे में ज़रूर बताइए। ज्यादातर तो मैं सामाजिक रिश्तों को ही लेता था, लेकिन जो हमारे कुछ धार्मिक या सांस्कृतिक जो हमारे धरोहर है, हमारे देश की संस्कृति है, परंपराएं हैं, उनको लेकर के मैं आकाशवाणी में लिखा करता था। और यही वजह है कि कभी कभी ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि रामनवमी पे, दीपावली पे, दशहरे पे जी, संचालन जिम्मा मुझे मिल जाता था आकाशवाणी की तरफ से। जी। तो एक बार राम कथा पे मतलब मुझे प्रोग्राम का कार्यक्रम का संचालन करना पड़ा क्या बात आकाशवाणी की आधुनिक है! जी, पक्ष में राम कथा। तो उसमें मैंने जो भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में मैंने पढ़ने की कोशिश की, जानकारी जुटाई। तो उसमें मैंने यही देखा कि स्वामी तुलसीदास ने जो रामचंद्र जी के आदर्श को स्थापित किया है अपने तरीके से। जैसे कोई भी हम नाटक ड्रामा देखते हैं तो उसमें हमें जो अब एक पात्र होता है वो उसे हम अपना आदर्श मान लेते हैं। जी, तो इसी तरीके से गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने आदर्श के रूप में भगवान राम को स्थापित करने की कोशिश की और स्थापित किया भी है, उन्हें सफलता भी मिली। मैं पढ़ना, तो कई जगह ऐसी बातें हैं, अपने किसी किसी के जरिए उन्होंने ये बात कहने की कोशिश की है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जिससे कि इंसान समझ सकता है कि वो किस राम को माने, किस राम को न माने। जी, जैसे कि बिल्कुल। जामवंत जी जामवंत जी ने कहा है
कि राम के बारे में और हनुमान जी के बारे में। वो कहला है तुलसीदास जी कि शायद 11वीं 10वीं 11वीं में हमने एक पाठ पढ़ा था, का चुप साधि रहा बलवाना, इस नाम से कोई एक निबंध पढ़ा था मैं। अच्छा जी। मैं इसके आगे पीछे कुछ पंक्तियां और होंगी और कहां से इसका संदर्भ क्या है, तब मैंने देखा कि वो जामवंत जी ने हनुमान जी को, जो उनकी स्मृति चली गई थी कि उनमें कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है जी, उसे ये जानने के लिए जामवंत जी ने कहा हनुमान जी को कि कहे वृक्षपति सुन हनुमान, का चुप रहो बलवान, पवन तनय पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तो वो जो मैंने चैप्टर पढ़ा था, जो मैंने पाठ पढ़े थे, उसके हिसाब से मैंने सर्च किया तो ये संदर्भ मिल गया। इसी तरीके से श्रृंगार की बात आई थी वो कार्यक्रम के संचालन के दौरान कि जो कार्यक्रम श्रृंगार है कि क्या रामचरितमानस में श्रृंगार का वर्णन भी है, तो मुझे याद आया कि हाँ बिल्कुल श्रृंगार का वर्णन है, लेकिन किस तरीके से एक समायोजित श्रृंगार का वर्णन है, एक सीमित उसमें दायरे में है। सुंदरता का वर्णन किया गया है सीता जी का। जी। सीता जी जब वनवास पे निकले हैं, रामचंद्र लक्ष्मण और सीता, तो लोगों ने देखा और वनगमन जाते हुए उनसे पूछा भी कि ये जो गोरे गोरे से हैं ये कौन है, और ये जो सुंदर सुंदर के कौन जी जवाब देते हैं किस तरीके से। देखिए एक साधारण एक नवेली जो दुल्हन होती है किस तरीके से सकुचाती है, शर्माती है। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, तन चितई बाकी, खंजन मन तिरछी नयननी, निजपति कहोती यही सी सैननी। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, अपने अंचल से जब बात करने लगे तो थोड़ा सा और घूंघट को कर लिया। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, अपने जो उनका जो आभा में चेहरा था उसे ढकते हुए। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भौंकरी बाकी, अपने भगवान रामचंद्र की ओर ऐसे इशारा करते हुए क्या होती ऐसी, यानी कि उनको अपनी बताया। ये सौंदर्य का वर्णन देखिए कि कितना खूबसूरती से गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रृंगार का वर्णन किया है, लेकिन ये श्रृंगार भी कितना स्वीकार्य है आम जनमानस के लिए। कोई ऐसी मतलब एक मर्यादित शब्दों में, मर्यादित दोहों के हिसाब से है। फिर वो बताती हैं कि सुभाव सुभग गोरे, राम लखन लघु देवर मोरे, यानी कि जो सहज स्वभाव में दिख रहे हैं, जो सुंदर सलोने दिख रहे हैं, वो लक्ष्मण है, वो देवर है मेरे। इस तरीके से उन्होंने रिश्तों किया गांव के लोगों को, तो ग्रामीण तरीके से। तो ये सारी बातें जो हैं हमें इतना मतलब रुचि बढ़ती गई देख करके, पढ़ करके, घटनाओं को समझ करके। और भगवान राम के बारे में कह रहा था कि ये दोहा है, राम के बारे में कहा है, अभी वो स्मृति में नहीं आया, लेकिन आएगी तो मैं बताऊंगा जरूर इस बात को। जी जी तो जी। और यही है कि जो भगवान राम है सिर्फ राम नहीं है, राम ये मतलब इसमें ये है कि उसमें एक चर्चा ये आती उसमें है कि राम से राम नहीं है, राम वो भी है, सगुण भी है, वो सब कुछ समाहित है, तुम चाहे जिस रूप में उन्हें मानो। तो स्वीकार्य के वहां पर वो बात स्थापित की गई है, मसला है। तो इसी तरीके कबीर के राम देखिए तो भी तुलसीदास जी के मानस में है, रहीम के राम देखिए तो भी मानस में है, और बाकी दशरथ के जो लाल हैं वो भी रामचरितमानस में है। तो इस तरीके से हम अगर देखते चले, समझते चले और सिर्फ अपनी ही बात रखने की कोशिश करें, सिर्फ अपने ही शास्त्रों तक सीमित रखें कि हम सिर्फ हमारे ही शास्त्र अव्वल हैं, हमारे ही शास्त्र सर्वोपरि हैं और जो हमारे ही धर्म सर्वोपरि है,
तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को एक सीमित दायरे में बंद कर रहे हैं, किसी दूसरे को समझने और जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो जो कट्टरता एक शब्द है, यहीं से उत्पन्न होती है कि हम दूसरे को स्वीकार करना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। कम से कम देखो तो वहां क्या है, उनके नजर आओ। तो इस तरीके से इन सब बातों को अगर हम आज भी लेकर के चलते हैं तो समाज में आज इनकी आवश्यकता है। और जी, समाज की आपने बात करी, उसी से जुड़ता मेरा सवाल है कि साहित्य समाज में बदलाव ला सकता है, और अगर ला सकता है तो किस हद तक ला सकता है? आपके विचार इस बात पे हम जानना जरूर चाहेंगे। बिल्कुल ला सकता है और लाया भी है। देखिए, जब आजादी से पहले एक धर्म जो चल कि धर्म स्थापित कैसे किया जाए, तो उस तरीके से साहित्य में जो धार्मिक रचनाएं थी वो सामने आई। और जब एक मकसद हमारे पास आया कि हमें आजादी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, तो उन दिनों के साहित्य पर अगर आप देखें तो उनसे ही रिलेटेड, उनसे ही संबंधित हमारे साहित्य भी हमें देखने को पढ़ने को मिलते थे। और ऐसे ही लोगों ने साहित्य की रचना भी, लोगों ने प्रेरणा के, लोग प्रेरित हों, देश के लिए मर मिटने के लिए प्रेरित हों। तो ऐसे तमाम जो रचनाएं हैं, तमाम साहित्य हैं, उनमें इनकी जरूरत होती थी। ये अलग बात है कि आज जो हम हैं अपने मोबाइल, सोशल मीडिया सीमित होते जा रहे हैं। अगर एक परिवार में अगर 5 सदस्य हैं, 10 सदस्य, 10 के पास मोबाइल, 10 कोने में चुपचाप के नीचे और अपना देखे हुए हैं। तो साहित्य यहाँ पर थोड़ा सा लोगों के नजरिए में कमजोर लगता है, लेकिन हालांकि मैं नहीं मानता कि साहित्य कमजोर हो सकता है कभी। तो साहित्य क्षमता भी लिखने वाले हैं। कभी सम्मेलनों में, जहां से वह भी जिसे मेरी मुलाकात हुई 29 दिसंबर को एक कवि सम्मेलन में मैं गया था। इतने अच्छे तरीके से संपन्न हुआ कार्यक्रम और तमाम लोग आए हुए और इतनी अच्छी प्रस्तुति हुई कि बहुत ही अच्छा सबको लगा। और पर एक साथ तमाम लोगों जो भेंट मुलाकात हो जाती है ऐसे मौके पे, कौन क्या लिख रहा है, कौन क्या पढ़ रहा है, कौन क्या सुनना चाहता है, कौन क्या कहना चाहता है, ये बातें पूरी हो जाती हैं और वो फिर साहित्य में पिरो दिए जाते हैं। तो साहित्य की कहीं न कहीं ज्यादा हो जाती है, जो हमारे चर्चे से, हमारे सामने से गुजरते हुए जो घटनाएं होती हैं और साहित्य में वो आ जाती हैं, तो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कहीं न साहित्य और घनिष्ठ रिश्ता है और ये संभव है आज कि हमारे साहित्यकार हैं, जो आप सब जैसे जो साहित्य के चाहने वाले हैं, अगर हम कोशिश करें, प्रयास करें, तो थोड़ी बहुत जो मनमुटाव जैसी कोई स्थिति कहीं देखने को मिलती है, तो उससे साहित्य एक सूत्र में पिरो सकता है। बहुत सुंदर बात करी। और इसी बात को आगे लेते हुए हमारे एक श्रोता आदरणीय रहमान जाफरी जी हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक बात कही और वो मैं जरूर यहाँ बोलना चाहूंगी कि भाषा से प्रेम वो मार्ग है जो पूरी मानवता को प्रेम सिखाता है। और बिल्कुल सच बात है, और यही आपकी बातों का सार है कि जो साहित्य है वो जोड़ता है, वो अलगाव की भावना नहीं रखता, वो जोड़ता है। हम जो सोचते हैं, हम जो चाहते हैं, उसे शब्दों में पिरोकर सभी के समक्ष रखता है। और जरूर है, साहित्य और समाज बहुत जुड़े हुए हैं, और जरूर साहित्य अगर बढ़ेगा तो समाज में आवश्यक ही बदलाव आएगा, और आया है, जैसा कि आपने बोला। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनके श्रोतागण, उनके लिए भी मैं एक बार फिर से अभिनंदन करना चाहूंगी। हमारे पटल पर जुड़े हैं, लगातार हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, सराह रहे हैं। आदरणीय ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आदरणीय रहमान जाफरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आदरणीय पुष्पलता जी जुड़ चुकी है, लगातार आपको साधुवाद दे रही हैं, आदरणीय प्रदीप गौतम जी जुड़ चुके हैं। सभी को सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ मैं इस पटल पर कि अपना समय निकालकर आप हमें सुनने आए हैं। और आज इतनी सारी जानकारी मिली है, हमें इतनी सारी बातें मिली हैं। और ना ही सिर्फ ये जो चर्चा है आज हमारी, ये जो बातचीत है,
ये आप आज खत्म नहीं होगी। आज हमें आदरणीय इशराक खान जी ने बहुत सारी ऐसी चीजें करी हैं जो हम आगे जाके ढूंढेंगे, और उन किताबों के माध्यम से, उस साहित्य के माध्यम से, उस भाषा के माध्यम से जो आज आपने हमें बताया है। और बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें करनी है। समय, जब आप जैसे लोगों से हम बातें करते हैं तो सच में समय का कुछ पता नहीं चलता, पर समय हमेशा एक घड़ी जो बंधी रहती है, घड़ी उस बंधे रहते हैं हम सब उसी में। उसी के अंतर्गत मैं आपसे आखिरी सवाल जरूर पूछना चाहूंगी कि आपके पसंदीदा साहित्यकार कौन है और क्यों है? पसंदीदा अगर साहित्यकार कहें तो गोस्वामी तुलसीदास जी को ही मानता रहा हूं, और मैं ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ मानस ही नहीं, उनकी और भी रचनाएं हैं जो जनमानस में काफी प्रिय हैं। और सबसे बड़ी बात कि अवधी और ग्रामीण भाषा में होने की वजह से इसे गांव में ज्यादा प्रचलित है, और हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही चलन में। और मैं कहना चाहूंगा कि एक घटना चाचा के साथ जब बातचीत हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताने की कोशिश की थी जी। कि अर्जुन, गीता के माध्यम से अर्जुन के साथी थे श्री कृष्ण जी, जी। सखा थे। तो जी। जो उपदेश देते थे कुरुक्षेत्र में, तो एक बार को हुई कि आप इतनी अच्छी बातें कैसे कर लेते हैं, आप क्या कोई और स्वरूप, कुछ और भी कहना चाहते, मतलब आपका स्वरूप है कुछ और भी, कोई वेशभूषा है, आप कुछ और भी बातें हैं जो हमसे छुपा रहे हैं, इतनी सारी बातें आप कैसे कह लेते हैं, आप अपना स्वरूप हमें दिखाएं और बताएं। जी। उन्होंने अब विराट स्वरूप की कोशिश की श्री कृष्ण भगवान ने, तो उन्हें जी। आकाशवाणी हुई कि ये साधारण नजरों से नहीं देख सकता है, उन्हें आपको नजरिया देना पड़ेगा, यानी कि दिव्य दृष्टि नहीं होगी। तो यानी कि अगर हम कुछ कहना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो अपना एक नजरिया समाज को देना पड़ता है हमें। बहुत सुंदर, बहुत जब खूब। जब उन्होंने, भगवान कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया अर्जुन को, तब पूछा कि अब बोलो मैं कौन हूं, कैसा हूं। तब अर्जुन कहते हैं कि त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धामम त्वया ततम विश्व अनंत रूप। तो चाचा है गीत, मोहन गीता नाम से उन्होंने 700 श्लोक उन्हें कंठस्थ थे चाचा को, और उन्होंने इनका हिंदी कविता में पद्यानुवाद किया है, मतलब कविता में ट्रांसलेट किया है इसको। जी। तो इसका जब मैंने ट्रांसलेशन देखा तो कुछ इस तरह से वो बातें थी। तोमादिदेव पुराण, यहां से है कि आदिदेव तुम पुरुष पुराण है, जग के आश्रय दाता, ज्ञाता ज्ञातब तुम परम धाम सब दाता, सबके आश्रय दाता हो और दिव्य ज्ञान रखने वाले, व्याप्त रहे हो तुम ही जगत में अनंत रूपों वाले। क्या बात। इसका इसका जो अनुवाद है वो किस उन्होंने में अनुवाद किया हुआ है। और मुझे भी कुछ कविताएं और भी लिखने के शौक रहे और लिखा करता हूं मैं। और वो कवि सम्मेलन में ही ये वैभव जी से मुलाकात हुई, जिनके बदौलत जी। मैं आज आपके साथ मुखातिब हूं, तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि एक श्लोक है कि स्वर्ण पुष्पिताम पृथ्वी विचिन्वन्ति निराश्रय सुरकृत जनाति, यानी कि जो इस धरती पर बहुत स्वर्ण पुष्प बिखरे पड़े हैं, और उन्हें 3 तरह के इंसान चुन सकता है, जो विद्वान हो, जो समाज सेवी हो, जो शक्तिशाली हो, यानी कि स्वाभिमानी हो, समाज सेवी हो और शक्तिशाली हो। ये तीनों गुण जिनमें है, तो मेरे ख्याल से जो ये हिंदी साहित्य संस्थान है, इसमें तीनों गुण है, जो कि इतने अच्छे अच्छे मोतियों को चुन लाता है। और मुझे भी वो प्रोग्राम उनका देखने का अवसर मिला हुआ है। इन सबको जी। चुनना, उन सबको एक मंच पे लाना बहुत बड़ी बात है। और ऐसे ही प्रोफेसर अंजनी साहब हैं मुंबई वाले, उनको भी मैं देता हूं कि उनके कार्यक्रम के जरिए ही वैभव जी से मुलाकात हुई, और जी। विकास जी से मुलाकात हुई, आप सबसे मुलाकात हुई थी वहां, जिसके जी। बदौलत आज मैं इस मंच पे हूं। और
अगर समय हो, मैं अपनी एक दो कविता सुनाना चाहूँ, वैसे तो मैं समय। मैं मैं अभी यही बोलना चाह रही थी कि मैं आपको मंच से बिना आपकी कविताओं के बिना विदा नहीं कर सकती। आप कृपा करके अपनी कुछ पंक्तियां, कुछ रचना, जो भी आप सुनाना चाहते हैं, कृपा करके हम सभी को सुनाएं। तो अपनी एक कविता जो वहां पर हमने सुनाई थी और इसको काफी वाहवाही मिली वहां पर, तो उसकी दो चार स्वागत है। पंक्तियां बस सुनाना चाहूंगा। स्वागत है। कि मैंने वहां बताया था कि सीता जी जब अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करती हैं तो उन्हें आशीर्वाद मिलता है कि जब लगी गंगा जमुन जल धारा सदा रहे यही बात तुम्हारा। यानी कि जब तक गंगा जमुना की धारा बहती है, इन दिनों कुंभ का भी चल रहा है मेला, जी जी जी। तो इसके परिप्रेक्ष्य में देखिए कि जब तक गंगा यमुना की धारा रहेंगी, जो सुहाग है यही बात है, अमर रहेगा। तो उस पर मैंने लिखने की कोशिश की थी जी। कि गंगो जमन की ऐसी धारा नहीं और जहान में, स्वर्ग से उतारी गई सिर्फ हिंदुस्तान में। क्या बात है, क्या बात है। शिव जटा भगीरथ तारे थे 60,000, उस वक्त की बात। शिव भगीरथ प्रयास तारे थे तब 60,000, आज करोड़ों पीढ़ियां तर गई हिंदुस्तान में, गंगो जमन की ऐसी धारा नहीं और जहान में, स्वर्ग से उतारी गई सिर्फ हिंदुस्तान में। क्या बात है, बहुत। तो ये कविता मैंने सुनाई थी वहां पर। और एक दूसरी कविता मैं सुनाना चाहूंगा। जैसा कि मैंने अपनी रुचि की बात बताया था कि गांव शब्द होते, जो वहाँ जो संस्कृति है, जो परंपरा है, मुझे बेहद पसंद आती हैं। जी जी। तो हालांकि जो कवि होता है शब्दों के मर्म को समझ लेता है, चाहे आप जहां पर पिरोइए, जैसे भी पिरोइए उसे। गौरैया सुनाना चाहूंगा, गौरैया मैंने लिखी है। स्वागत है सर। देखिए, खलिहान के शब्द मैंने समेटने की कोशिश की है कि दादी ने पछोरा धान, आंगन सूखी सवैया, कब तक रूठी छुपी होगी आप खुदक गौरैया। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। खलिहान के शब्द हैं कि दादी ने पछोरा धान, आंगन सूखी सवैया, कब तक रूठी छुपी रहेगी आप ले गौरैया। खपरेल की में तूने तिनका नीड़ बुने, खपरेल की वरयानी में तूने तिनका तिनका नीड़ बुने, मचान के पुआल पर खूब गाया तूने, बांसों के झुरमुट में झंझट फिर गुजा दे चिरैया, कब तक रूठी छुपी रहेगी आप खुदक ले गौरैया। क्या बात है, बहुत अब सुंदर। समय अभाव में बस इतना ही। आगे बहुत। कभी, और आप, बिल्कुल बिल्कुल। हम यहाँ पर श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं, उनको नमन करूंगा, उनको धन्यवाद दूंगा। और आपको नेहा जी और वैभव जी को और इस मंच को मैं प्रणाम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मुझे आप बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम हमारे साथ इतनी बात करने का, इतनी बातें बताने का, इतनी जानकारी बताने का, और साहित्य की, भाषा की जो बातें, जो बारीकियां जो आपने बताई हैं, भाषा के प्रेम को दर्शाया है। आज उसी से हम सबको बहुत प्रेरणा जरूर मिली है, और हम साहित्य को परचम इसी तरह आगे बढ़ता रहे। आप जैसे लोग इस समाज में अपना जो आपने कार्य किया है भाषा के लिए, साहित्य के लिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। तो आज कार्यक्रम को यहीं विराम लगाते हैं, और अगले हफ्ते इसी वादे के साथ कि अगले हफ्ते हम एक नए किरदार के साथ जरूर आप सभी के समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।